नमस्कार। कही अनकही कहानियों की श्रृंखला में मैं मनीषा कोपल यादव आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है आहट और इसे लिखा है माला तनखा ने। इस कहानी को मैंने महिलाओं की लोकप्रिय पत्रिका मनोरमा से लिया है। ये कहानी 1982 के अगस्त द्वितीय अंक में प्रकाशित हुई थी। आंगन का द्वार खोलते खोलते ललिता शर्मा बिदक गईं। वे सामने ही बैठे होंगे, रोज की तरह, स्थिर, निश्चेत, एक निर्जीव ठंडे पुतले की तरह, सोचा उन्होंने। चाहे कितने भी धीरे से वह दरवाजा खोलें, उन्हें हमेशा मालूम हो जाता था। न जाने कैसे उनके आने की आहट पा जाते थे और एक अजीब गिड़गिड़ाती प्रेम भरी आवाज में पूछते, आ गईं? पूछने के साथ साथ उनका हाथ थामने के लिए हाथ भी आगे बढ़ा देते थे और एक चिड़चिड़ी नफरत से भर जाती थी वह। उफ, अब क्या जीवन भर इसी घुटन में जीना होगा? हर बात की आहट तो पा जाते थे। उनके दिल में जो झंझावत चलते रहते थे, उनकी आहट क्यों न मिलती थी उन्हें? क्यों नहीं समझ पाते थे कि अब इस खोखले रिश्ते को निभाते रहने की शक्ति उनमें चुकती जा रही थी? यह समझकर कहीं और क्यों नहीं चले जाते अपने आप? लेकिन कहाँ चले जाएं? आत्मग्लानि, बेबसी और अपराध बोध से मथे आंसू आंखों में आने को ही थे कि उन्होंने इस सैलाब को बलपूर्वक दबा दिया। होंठ भींचकर धड़ से दरवाजा खोलकर वह अपने आंगन में घुस आईं। आ गईं? रोज की तरह पूछा राकेश शर्मा ने। हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर देकर पति के बड़े हाथों से कतराती हुई वह रसोई घर की ओर बढ़ने लगी। मुनिया से मैंने चाय बनवा रखी है, तुम्हें बनानी ना पड़ेगी। क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बना लेती। उनका इतना सा आभार भी भार था। बैठे बैठे तुम्हारे कुछ भी तो काम आऊं, ठंडी सांस के साथ कहा उन्होंने। अब रहने भी दीजिए। ललिता शर्मा ने बात समाप्त करने की कोशिश की। नहीं, सच ललिता, कितना आभारी हूं तुम्हारा। उस शाम तुम ना होती तो शायद जिंदा ही ना बचता। अंदर तक कांप गई वह, हाथों की मुट्ठियां बंध गईं, गले में सांस फंसने सी लगी। मोटे चश्मे के पीछे छुपी आंखें दर्द से चुंधिया गईं। फिर वही चर्चा चला दी आपने। कितनी बार कहा है कि उसकी बात ना कीजिए। और कहते कहते वह भारी भारी तेज तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। राकेश की भिखमंगी आवाज उनका पीछा करती गई। सॉरी ललिता, आई एम वेरी सॉरी, अब नहीं करूँगा। सुनो, आओ ना, आती हूँ। भारी स्वर में कहती हुई कमरे का दरवाज़ा खोलकर हहराकर पलंग पर पड़ गईं। लेटकर चैन न आया, उठकर बैठ गईं। सामने मेज पर शीशा लगा था और उनकी बदहवास सूरत उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। कांपती उंगलियों से उन्होंने चश्मा उतारा, कसे हुए जूड़े के बाल खोल डाले। बालों में उंगलियां फंसाकर खींचने से कुछ राहत मिली। गर्दन व माथे का तनाव कुछ ढीला पड़ा। क्या करूं, क्या करूं? उनकी तेज सांसों के साथ यह प्रश्न अपने आप को दोहराता जा रहा था। कह दूं सब कुछ एक बार, बता दूं? उनकी कृतज्ञता कितनी बेकार है, मेरा प्रेम कितना बनावटी है, उनका प्रेम कितना स्वार्थी है। यह जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसकी बुनियाद कितनी दलदली है। सब स्पष्ट हो जाए एक बार, सब कुछ। उफ, क्षण भर में जीवन कैसे बदल जाता है। वह बेफिक्र अतीत बहुत पुराना तो नहीं था, कल की ही बात तो लगती है। श्रीमती ललिता शर्मा का कुंवारा नाम ललिता टंडन था, किंतु सब उन्हें मिस टंडन के नाम से जानते थे। एक स्कूल में चित्रकला सिखाती थीं वे। लड़कियों का स्कूल था और अध्यापिकाएं भी थीं, किंतु मिस टंडन के करीब कोई न पहुंच पाती थीं, न पहुंचना ही चाहती थीं। उनका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा खुरदुरा था। मोटे काले स्थूल शरीर का गोल सपाट चिकना चेहरा, पतले भिंचे होंठ, बड़ी बड़ी काली आंखें जो सुंदर हो सकती थीं
अगर उनमें इतनी तटस्थता ना भरी होती और अगर मोटे चश्मे के पीछे छुपी ना होती। चौड़ा गोलाई लिए सूना माथा, कसकर बांधे काले रूखे घने बालों का जूड़ा, खद्दरनुमा मोटे कपड़े की साड़ी और फटने की सीमा तक पहुंची सादी चप्पल। उनका यह रूखापन केवल उनके श्रृंगार में ही नहीं, उनके प्रत्यक्ष स्वभाव में भी था। अपने काम से काम रखती, सवालों के छोटे छोटे संक्षिप्त उत्तर देती। कोई मजाक करने की ग्रस्तता कर भी देता तो ऐसा तीखा जवाब देती कि कई दिनों तक तिलमिलाता रहता। लोग उन्हें सनकी कहते, पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते। इसकी भनक उनको भी थी, लेकिन वह अपनी ही बनाई राह चलती रहती। दिन भर मिस टंडन इसी तरह मिस टंडन बनी रहती। शाम होते ही वे सीधे घर जाती। एक वकील परिवार के बड़े से घर में 2 कमरे, एक आंगन में अकेली रहती थी। आंगन की ऊंची दीवार मनचाहा एकांत प्रदान कर देती। बस इसी परिधि में वह सूरज ढले मिस टंडन से ललिता बन जाती थी। स्कूल की किताबें कॉपियां एक ओर पटक, नहा धोकर कुछ खा पी कर वह मुनिया महरी को भी भेज देती और आंगन का द्वार बंद कर अपने अंदर बंद ललिता को मुक्त कर देती। बाल खोले आंगन में आराम कुर्सी पर निढाल हुई मिस टंडन अपनी एकाकी शामें कल्पना के साथ बिताती। संध्या के झुटपुटे में उनकी कल्पना की ललिता साकार हो उठती। इस ललिता का वे नित नया श्रृंगार करती। नए नए परिधान पहनती है ललिता। संध्या के कोमल पारदर्शी रंगों के लिपटते उड़ते परिधान, रजनीगंधा सी महकती देह का उनकी कल्पना कभी फूलों से श्रृंगार करती तो कभी रत्न जड़ित आभूषणों से। संध्या गहराती तो कल्पना भी गहराती जाती। ललिता के काल्पनिक प्रीतम का भी आगमन होता। प्रेमालाप, संगीत सुधा, फूलों के बाणों से कोमल छेड़छाड़ में घंटों बीत जाते। ललिता का स्वर भी बहुत मीठा था। अपने काल्पनिक प्रेमी के लिए धीमे धीमे ही गीत गाती, गुनगुनाती। आंगन में कोई दीप न जलता। रात की दयामयी ममतामयी चादर में लिपटी वे अपने क्रूर अभावों को भूल जाती और भूल जाती ईश्वर के अन्याय को, जिसने इतने स्थूलकाय शरीर में इतनी लालित्यमयी आत्मा को बसा दिया था। सवेरे के सूरज के साथ यथार्थ उगाता। मुंह धोती, बाल बनाती, स्कूल के लिए तैयार होती ललिता टंडन को अपना रूप फिर दर्पण में देखना पड़ता और उनके खिले होंठ फिर भिज जाते। आंखों का ओज ओस की तरह सूख जाता। वे पल्लू को कसकर लपेट लेती, चश्मा ठीक करती और फिर से मिस टंडन बन जाती। मालूम नहीं कब तक मिस टंडन यह दोहरा जीवन जीती चली जाती। अगर एक दिन राकेश शर्मा रसायन शास्त्र के अध्यापक नियुक्त होकर वहां न जाते। राकेश शर्मा एक बहुत ही आकर्षक व प्रियदर्शी व्यक्तित्व के मालिक थे। लंबी चौड़ी काया, गोरा रंग, काले लहरदार बाल जो हमेशा माथे पर झूलने की टोह में रहते, चौड़ा माथा, सूती नाक और भरे भरे हंसी दबाए से होंठ। आंखों में तेजस्वी आत्मविश्वास की चमक के साथ एक चंचलता, एक मस्ती और पहनावा सादा पर उनके आकर्षण को बढ़ाता हुआ। उनका यह मस्त पौरुषमय रूप ही उनकी सबसे बड़ी निधि थी और सबसे बड़ा अस्त्र। यह अस्त्र उनका आधार भी था और अभिमान भी। अभिमान भी, कवच भी। एक ऐसा कवच जिसके पीछे वे अपने अभाव ढके रहते। अभाव उनके जीवन में भी थे। सबसे बड़ा अभाव था माता पिता का। वे अनाथ थे। एक संपन्न खेतिहर माँ बाप के इकलौते पुत्र। 1 साल बाढ़ में अपने माँ बाप, चाची व चचेरे भाई बहनों को खो बैठे थे। दुख विपत्ति से घिरे चाचा ने शहर के अनाथालय में भेज दिया। भाग्य बलवान निकला। मेधावी छात्र थे। ज्यों ज्यों बड़े होते गए उनके सुंदर व्यक्तित्व और पढ़ने की लगन ने उन्हें अन्य बच्चों से ऊपर उठा दिया। यदा कदा चाचा भी मदद करते गए। छात्रवृत्ति पाते
अब इस काबिल हो गए थे कि अपने पैरों पर खड़े थे। वह थीसिस भी लिख रहे थे। किंतु इस तरह के अवसरों पर टंगे जीवन ने उनमें गहरी असुरक्षा की भावना भर दी थी। इसलिए हर नया परिचित उनको एक चुनौती लगता। जब तक वे हंसते हंसाते अपने वाक्य चातुर्य के सम्मोहन से उसे सम्मोहित कर परास्त न कर लेते, उन्हें चैन न मिलता। स्कूल में पदार्पण करते ही उन्होंने अपने सारे सहयोगियों व छात्राओं को प्रभावित कर लिया। बस उनके जादू से अप्रभावित रहीं तो मिस टंडन। यह बात राकेश शर्मा को बेहद चुभ रही थी। स्कूल में 2 और पुरुष अध्यापक भी थे। बातों बातों में राकेश को पानी पर चढ़ा दिया। यार, मिस टंडन को ललिता कहकर दिखाओ तो जाने। चुनौती दी गई, चुनौती स्वीकार कर ली गई। शर्त लग गई बढ़िया दावत की। समय भी निश्चित हो गया, बस महीने भर के अंदर अंदर अभियान प्रारंभ हो गया। अपनी पूरी आकर्षण शक्ति दांव पर लगा दी राकेश शर्मा ने। उन्हें क्या मालूम था कि मिस टंडन केवल प्रत्यक्ष रूप से ही उनके प्रियदर्शी व्यक्तित्व से अप्रभावित थीं, वरना सुंदरता की उपासक मिस टंडन ऐसे सम्मोहन से अछूती कैसे रहती। कुछ दिनों से उनकी एकाकी संध्याओं के काल्पनिक प्रीतम का रंग रूप राकेश शर्मा से मिलने जुलने लगा था। जब राकेश शर्मा ने अपनी चमकती आंखों में प्रेम और आराधना भरकर उनकी ओर देखना शुरू किया, तो मिस टंडन की आंखों की तटस्थता के पर्दे भी खिंचने लगे। डरी सहमी ललिता ने चश्मे के पीछे से झांकना शुरू कर दिया। राकेश पूरे मनोयोग से अपने अभियान में लग गए। खाली समय उनकी ही क्लास में जा बैठते, उनके पढ़ाने के ढंग की प्रशंसा करते, उनसे चित्र बनाने का आग्रह करते। चोरी चोरी उनके संध्याकालीन एकाकी मनोरंजन को भी बाहर से देख आए थे। अपने को कला का पुजारी दर्शाते। मिस टंडन कितनी ही तीखी बात करती, वे हंसकर कुछ न कुछ उनको ऐसा जवाब देते कि उनके भिजे होंठों पर हंसी आ ही जाती। एक शाम कविताओं का पुलिंदा लिए पहुंच गए उनके घर। द्वार खोलते ही स्तंभित रह गईं मिस टंडन। आप? जी, क्षमा कीजिएगा, डिस्टर्ब कर दिया। अंदर आ सकता हूँ प्लीज? उन्होंने ऐसे दयनीय स्वर में कहा कि मिस टंडन मना न कर सकीं। फिर भी अपने से दूर आंगन में एक कुर्सी डालकर एकदम जड़ बनी बैठी रहीं। सुनिए, एक काम मेरा कर देंगी आप? बड़ा आभारी रहूंगा। कहिए। मिस टंडन को स्वयं अपने दिल की धड़कन से डर लग रहा था। कुछ शर्मा कर, कुछ हंसकर बोले राकेश शर्मा, देखिए, ये कुछ मेरे उद्गार हैं, पढ़कर अपनी राय बता सकेंगी? यूं तो मैं कोई कवि नहीं, लैब में केमिस्ट्री की प्रॉब्लम में बिंधा रहता हूं, फिर भी कोशिश की है। बिजली की कड़क सा उत्तर आया। मैं कोई संपादक तो नहीं, मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं आप? तीखा सवाल था। फिर किसे पढ़ाऊं? शायद आपको मालूम नहीं कि दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूं, अनाथ हूं, बड़े ही करुण स्वर में कहा उन्होंने। बाल माथे पर झूलाए, कमीज का एक टूटा बटन लटक रहा था। मिस टंडन को वो एकाएक बहुत ही असहाय लगे, फिर भी चुप निर्विकार बैठी रहीं। होंठ भिंचे ही रहे। राकेश आगे बढ़े। सबके सामने तो अपना अंतर्मन खोलकर रखा नहीं जा सकता। स्कूल में पढ़ाता, हंसता हंसाता राकेश असली राकेश नहीं। असली राकेश आपके सामने खड़ा है, अकेला, एकाकी, अनाथ। लंबी सी ठंडी सांस ली उन्होंने। दोहरा जीवन जीता हूं मैं। आप भी तो यही करती हैं ना? मिस टंडन के अंदर छुपी ललिता बुरी तरह चौंक गई। इसे कैसे मालूम हो गया? ऐनक के पीछे से पकड़ी गई चोर की तरह उनकी आंखें कातर हो आईं। राकेश उनका चौंकना भांप गए। उनकी आंखों में एक शिकारी की चमक आ गई। शिकार सामने था, बस एक वार और शिकार अपना। एक कुशल कलाकार की तरह अब वे कुर्सी से उठकर
मिस टंडन की ओर पीट करके खड़े हो गए। भावभीने स्वर में कहने लगे, इतने चित्र बनाने वाली इतनी रूखी नहीं हो सकती। इतना अच्छा गाना गाने वाली बीच में ही चिहुक उठी वे, आपने मेरे गीत कब सुने? अपराधी बच्चे की तरह सिर झुकाए बोले राकेश, आपके आंगन के द्वार से लगकर कितनी संध्याएं बिताई हैं मैंने, चोरी चोरी आपके गीत सुने हैं। क्षमा चाहता हूं, पर मैं अपने को रोक न सका था। मुड़कर कनखियों से देखा राकेश शर्मा ने। मिस टंडन की सांस तेज तेज चल रही थी। आंखों में आश्चर्य ही नहीं, आशा भी झलक आई थी। बड़े उदास स्वर में फिर कहना शुरू किया उन्होंने, लगता है नाराज कर ही दिया मैंने आपको। चलता हूं। जाने से पहले एक बात कह देना चाहता हूं, बुरा ना मानिएगा। शरीर की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, सुंदर तो भावना होती है। मैं उसी सुंदरता का पुजारी हूं। साहस करके आया था। आशा की थी कि शायद आप भी मुझे पहचानने की कोशिश करेंगी, मेरे अकेलेपन के दुख को, मेरे अंतर को। लेकिन खैर, अच्छा तो अब चलूं? उनका एक हाथ द्वार की सांकल पर था। नहीं। ललिता टंडन का स्वर बहुत धीमा किंतु बहुत स्पष्ट था। रात ढल रही थी। छोटे से आंगन में केवल तारों का ही प्रकाश था। उस तिलिस्मी अंधेरे उजाले के जादू में अपने सपने को साकार सामने देख मिस टंडन केवल ललिता रह गई थीं। एक दृश्य, एक धड़कन, एक प्यास। बढ़कर राकेश ने उनके कंधे थाम लिए। ललिता। साधिकार लिया गया अपना नाम सुनकर वर्षों से बंधे संयम के बचे कुचे धागे भी हाथ से निकल गए। ललिता राकेश के चौड़े वृक्ष स्थल पर सर रखकर एक सिसकी भीगी पलकों और कृतज्ञ मन के साथ पूर्ण समर्पिता हो गईं। दूसरे दिन स्कूल के स्टाफ रूम में ललिता टंडन जब घुसी तो सामने ही राकेश खड़े थे। आंखों में आंखें डालकर बड़े अंदाज से मुस्कुराए। ललिता का मुंह लाल हो गया और वे अचकचाकर फौरन स्टाफ रूम से बाहर हो गईं। सब देखते रह गए। दिन भर क्लास में उनका मन न लगा। अपने सामने एक कागज रखकर आड़ी तिरछी लकीरें खींचती रहीं। मन न मालूम कैसा हो रहा था। एक अनजान शक्ति उन्हें राकेश के लैब की ओर खींच ले गई। अंतिम पीरियड था। इस पीरियड में राकेश अपनी थीसिस पर काम करते थे, उन्हें यह मालूम था। मुग्धा नायिका सी खींची चली गईं। साइंस सेक्शन नया बना था, जो स्कूल की बाकी बिल्डिंग से कुछ दूरी पे था। 2 ही कमरे बन पाए थे अभी। दालान पार कर कमरे के पास पहुंची तो अपना नाम भी सुनाई दिया। ठिठक कर खड़ी हो गई खिड़की के पास। खे खे की बेहुदी सी हंसी सुनाई दी, जैसे लोग किसी भद्दे मजाक पर हंसते हैं। चाहने पर भी हट न पाई वहां से। एक पुरुष स्वर, छोड़ यार, मैं यकीन नहीं कर सकता। यानी आपने उन्हें गले लगा लिया और वो कुछ बोली भी नहीं? राकेश का स्वर सुनाई दिया। अरे बोलती क्या, खुद ही लिपट गई। मैं तो घबरा गया था कि अब मरे राकेश शर्मा, बेटा घर कैसे जाओगे? किसी और ने कहा, यार मजा तो तुम भी ले रहे होगे। जी हाँ, पहला स्वर था। शर तुम जीतने ही वाले हो, अगर जो तुम कह रहे हो वह सच है। लेकिन हमें कैसे यकीन आए? अरे कहो तो दावत में उसे भी ले आऊं? एक जोर का ठहाका लगा। बाहर खड़ी मिस टंडन शून्य पड़ गई। हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सांस दिल में ही फंस गई। मालूम नहीं कैसे वह अपने को घसीट कर वहां से घर तक ले आईं। मालूम नहीं कैसे कमरे तक पहुंचकर विक्षिप्त सी पड़ गईं और मालूम नहीं कितनी देर पड़ी रहीं। फटी फटी आंखों में आंसू का नाम ही नहीं था। देह सूखे रेगिस्तान सी जल रही थी। आग की लपटों के पर्दे उनकी फटी आंखों के सामने खिंचते जा रहे थे। सब समाप्त हो गया। इतना धोखा, इतना विश्वासघात, उनके प्यार का इतना अपमान। यह क्या किया उन्होंने?
क्यों ना समझ पाई इस चाल को। अब क्या करें? भाग जाएं यहाँ से, कहीं दूर भाग जाएं। लेकिन राकेश, उसको कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए, कहीं वह फिर ना आ जाए। नहीं, यहाँ नहीं, वहीं उसी की लैब में दरवाजे के नीचे एक बड़ा सा खुला पत्र लिखकर छोड़ जाएंगी। उसका सुंदर मुखौटा नुच जाएगा, उसका राक्षसी रूप सब देख लेंगे। एक झोंके से उठ गई वह। अंधेरा हो चला था। तेज तेज कदमों से आंधी सी दालान पार कर गईं। अरे, लैब तो खुली थी, बत्ती जल रही थी। शायद राकेश अपनी थीसिस का कोई प्रयोग कर रहे होंगे। खिड़की से झांक कर देखा, नहीं, कोई नहीं था। थीसिस के कागज पड़े थे। स्पिरिट का लैंप जल रहा था। शायद थोड़ी देर को बाहर गए हों। उन्मादिनी सी घुस गई वह लैब में। चोट खाए हिंसक पशु की तरह चारों ओर तेजी से देखा। क्या करूं? थीसिस? बर्नर जल रहा था। क्यों ना जला दूं उनकी थीसिस? हाँ, जला दूं, सब कुछ जला दूं। लालटेन भी रखी थी। झट डिबरी खोलकर लालटेन उलट दी। केरोसिन चारों तरफ छिड़क दिया। बर्नर थीसिस पर उलट दिया। लपटें उठने लगी। बाहर से किसी के आने की आवाज आई। बत्ती बुझा, वे झट दरवाजे के पल्ले की आड़ में हो गईं। बाहर राकेश ही थे। अंदर आग देखकर थीसिस बचाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बेतहाशा भागे। सामने स्टूल पड़ा था। वे लड़खड़ाए और मुंह के बल बर्नर पर ही गिर गए। मिस टंडन ने बड़ी ठंडी निगाहों से यह सब देखा और बड़ी फुर्ती से बाहर निकल दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से राकेश के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा भड़बड़ाने लगा। मिस टंडन बाहर कांपती देह, फटी आंखों, भिजे होंठ और बंधी मुट्ठियां लिए खड़ी दरवाजे को घूरती रहीं। उस समय न जाने कौन सी आदमकालीन हिंसक पशुओं की दुनिया में पहुंच गई थी वो। भड़बड़ाना बंद हो गया। राकेश की दर्द से रोने की आवाज़ आई। यह आवाज़ उनके अंदर बर्फ की तलवार की तरह घुसती चली गई। वे जैसे एकदम होश में आ गईं। बाहर और भी लोग भागकर आ रहे थे। दरवाज़ा खोलकर वे झटके से अंदर गईं। राकेश वहीं पड़े थे। एक चीख के साथ उनको थाम वे उन्हें बाहर घसीट ले आईं और वहीं ज़मीन पर बैठकर उनके सिर को गोद में रख एक बिलखती माँ की तरह यह क्या हो गया, हाय यह क्या हो गया, रोती बैठी रहीं। उस दुर्घटना में राकेश शर्मा का चेहरा काफ़ी जल गया। वह आंखों की रोशनी जाती रही। हॉस्पिटल में बराबर ललिता टंडन उनकी सेवा करती रहीं और वे भी ललिता ललिता की ही रट एक छोटे बच्चे की तरह लगाए रहते। चाचा आए चले गए। महीना भर में वे भी ठीक हुए। ठीक क्या हुए? दर्द, दवा, हॉस्पिटल से मुक्त हुए। मुक्त हुए तो एकदम दुर्बल, अपाहिज हो चुके थे। दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। भविष्य एक भयानक प्रश्न चिन्ह सा उनकी अंधी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। इसके पहले कि वे कुछ निर्णय लें, ललिता टंडन उन्हें चुपचाप हाथ पकड़कर अपने घर ले आईं। घर वालों ने आपत्ति की कि पराये पुरुष के साथ रहना ठीक नहीं, तो स्वयं विवाह का प्रस्ताव कर बैठी। बूढ़ी माँ ने बहुत समझाया, भाई ने मना किया, पर वे अड़ गईं। सबसे यही कह दिया कि हम तो विवाह करने ही वाले थे। विवाह के बाद यह दुर्घटना होती तो पति को छोड़ने को कोई कहता? उनकी आदर्शवादी भावना के आगे सब लोग झुक गए। स्वयं राकेश ने भी प्रतिवाद किया, लेकिन फिर मान गए और विवाह हो गया। विवाह की रात ललिता ने राकेश के नज़दीक बैठ बड़े प्यार से समझाया, विवाह अवश्य हुआ है, मन प्राण से वह उनकी हैं, किंतु शरीर का संबंध अभी नहीं। अभी वे पूरी तरह ठीक तो हो जाएं। बड़ी लचर सी बात लगी, पर राकेश इस समय पति की आश्रयदाता स्थिति में नहीं, स्वयं आश्रित थे। ललिता की हर बात उन्हें मान्य थी। भावावेश में हो गए भयानक अपराध का प्रायश्चित हो गया। जिसे आजीवन अपाहिज बना दिया था,
उसकी आजीवन सेवा का भार ले लेना ही ललिता को उस समय अपने अपराध बोध से मुक्ति का एकमात्र उपाय लगा। अपराध बोध के तिलमिलाते एहसास से तो राहत पा ली, लेकिन अब वह दिन प्रतिदिन की यातना या कीचड़ जैसे झूठ को गंगा जल का पवित्र जल मानकर उसका पान करते जाना कब तक हो सकेगा। दर्पण के सामने बैठी आज फिर इसी उलझन में तड़फड़ाती सोच रही थी वे। कह ही दें सब कुछ उनसे, यही तो होगा कि वह राकेश की आंखों में गिर जाएंगी, राकेश उनका असली रूप जान जाएंगे। किंतु अब क्या सहन कर पाएंगी वह या भी? उनकी श्रद्धा, उनका प्यार तो सहा नहीं जाता है, उनकी नफरत कैसे सहेंगी वे? राकेश के लिए भी एक आदर्श, प्रेम, सेवा, त्याग की प्रतिमा बन चुकी थी वे। दुनिया भी उन्हें सावित्री का रूप मानती थी। जिस दुनिया के लिए वे सदा उपहास की पात्र रहीं, उसी की अब वह उपास्य थीं। इसमें भी एक सुख था, आग के पर्दों के बीच जीने में भी एक तेजस्विता। अतीत की अपमान भरी हंसी को कैसे भूलें कि राकेश की उनके लिए श्रद्धा हो सकती है, किंतु प्रेम? उनका यहाँ रहना स्वार्थ ही तो था, और फिर आभार से भारी उनका यह घिघियाता प्रेम प्रदर्शन भी तो उनसे सहन नहीं होता था। प्यार को तो एक स्वामी की तरह अपना अधिकार मांगना चाहिए। प्यार के दहकते पलाश फूल एक देवता को ही समर्पित हो सकते हैं, भिखारी को नहीं। बाहर से राकेश ने फिर पुकारा, ललिता बाहर आओ, बहुत जरूरी बात है। ठंडे पानी के छपके मुंह पर डालकर वे पास जा बैठी। आओ बैठो। उनका स्वर आज कुछ बदला सा था। आज सुबह यह खत आया था, मैंने मुनिया को भेजकर अपने वकील साहब को बुलवा लिया था। उन्होंने ही पढ़कर सुनाया था, तुम भी पढ़ लो। एक सिहरन सी दौड़ गई ललिता के बदन में। खत पढ़ा। खत राकेश के गांव से था। उनके चाचा का देहांत हो गया था। उनके एकमात्र वारिस राकेश थे। बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, थोड़ी बहुत खेती, एक अधकच्चा मकान, बस। पढ़ा? हाँ। क्या कहूँ, मुबारक? तीखी बात कहने की आदत गई नहीं थी उनकी। हल्के से हंस दिए राकेश। नहीं, इतना अधम नहीं हूँ मैं। चाचा के मरने का दुख है मुझे। तुम्हारे अलावा जो कुछ किया उन्होंने ही किया मेरे लिए। जाते जाते भी दे ही गए, मुझे और तुम्हें भी। मुझे सहारा और तुम्हें मुक्ति। मुक्ति? धक से दिल की जगह एक खाली जगह रह गई, जैसे बड़े लंबे सफर के बाद थक गए हों। कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर कहने लगे राकेश, कई दिनों से सोच रहा हूँ, कह ही दूँ तुमसे सब कुछ। जब आंखें बंद हो जाती हैं तो आहटों से काम लेना पड़ता है। इन आहटों को दिल की राह ढूंढते कुछ वक्त लग जाता है। हॉस्पिटल में जब मालूम हुआ कि मेरी आंखें जाती रहीं तो मैं जीना ही ना चाहता था। उस समय तुम्हारे प्रेम के फाहों ने मेरा दर्द ढक दिया। मुझे विश्वास हो गया था कि तुम्हारा प्रेम रोमानी एहसास नहीं, एक वास्तविकता है। अंधा, अपाहिज, कुरूप होते हुए भी उसी प्रेम के सहारे तुम्हारे कहने पर तुमसे विवाह भी कर लिया, और उसी प्रेम के सहारे तुमसे प्यार भी करने लगा। तुम्हारी सेवा अभी भी वैसी ही है, लेकिन अब दिल तक अजीब आहटें आती हैं, तो बहुत से प्रश्न एहसास का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिनका उत्तर मुझे नहीं मिल सकता। शायद इसलिए कि मैं उन्हें पूछने का साहस नहीं कर सकता। सब बदला बदला सा लगता है। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनता जा रहा हूँ, एक ऐसा बोझ जो अब तुम संभाल नहीं पा रही हूँ। कहाँ जाऊँ सोच ही रहा था कि यह खत। अब सोचता हूँ गांव चला जाऊँ, कुछ ना कुछ गुजारे का जरिया हो ही जाएगा। ललिता कुछ कहने को ही थी कि उन्होंने टोक दिया, मेरी पूरी बात सुन लो। जाने से पहले एक अपराध कबूलना चाहता हूँ तुम्हारे सामने। ऐसा किए बगैर अब जाना संभव न होगा, क्योंकि तुम अब बहुत कुछ हो मेरे लिए। उनकी काली ऐनक के छोर से
एक कमजोर आंसू ढलक गया। स्तब्ध देखती रह गई ललिता। जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन मैंने एक बड़ा ऊंचे किस्म का मजाक किया था। एक राकेश कहते कहते रुके ही थे कि उनका हाथ पकड़कर ललिता ने वाक्य पूरा कर दिया। एक शर्त के लिए मुझे मुग्ध कर मेरे प्यार का अपमान किया था, मुझे मालूम है। क्या? जड़ मूर्तिवत बैठे रहे राकेश। ललिता के हाथों में उनका हाथ ठंडा पड़ गया। सहसा उनकी उंगलियों ने ललिता के हाथ जकड़ लिए। गर्दन तन गई, सांसें तेज हो गईं। एकदम आगे झुककर फटी आवाज में उन्होंने पूछा, तो फिर क्यों किया तुमने मुझसे विवाह? यह सारी सेवा क्यों? ललिता चुप थी। बोलो ललिता, बोलो, क्यों? फिर एकदम संभलकर जल्दी जल्दी बोलने लगे। जवाब नहीं दोगी? अच्छा बताओ, लैब में बत्ती किसने बुझा दी थी? दरवाजा कैसे बंद हो गया था? तुम अपने घर से मुझे बचाने इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई थी? कहीं तुम सावित्री नहीं हो? तुम भी मेरी तरह एक अपराधी हो, मेरी ही तरह। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी। महीनों की दबी कैद, घुटन, बिलखते दहाड़ते दर्द में फूट पड़ी। एकाएक स्वतंत्र होते कैदियों की तरह अपराधी शब्द एक पर एक गिरते पड़ते निकलते गए। हाँ, वह आग मेरे ही कारण लगी थी, दरवाज़ा मैंने ही बंद किया था। सारी कहानी कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई। सब कुछ एक दूसरे से कहते सुनते न जाने कब वह जमीन पर राकेश के पास जा घुटने के बल बैठ गईं। न जाने कैसे ललिता का सर उनके कंधों पर जा लगा। न जाने कैसे एक दूसरे के आंसू पोंछते कोमल हो आईं उनकी उंगलियां। दो अपराधी एक दूसरे को क्षमा करते करते अनजाने ही खुद अपने को भी क्षमा कर बैठे।